हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, लाइक मोल्टन कंपाउंड्स। हमने एक्वस, आपको पहले ये मुझे बताएं, एक्वस का वर्ड क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? सर कि वाटर में डिजॉल्व सॉल्यूशन। हाँ जी, देखें हमने इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहले जो हमने चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिसिस की, हमने ये कहा था कि वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। एंड सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, हमें पता है। पहले हमने जो मोल्टन के लिए किया, हमने क्या किया कि हमने सॉल्ट लिया, कोई भी XYZ सॉल्ट लेके उसको मेल्ट करके हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, उसमें उसके आयंस जनरेट हुए और वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव किया, और सारी कहानी थी। अब हमने क्या किया, अब हमने जो सेकंड टाइप की हमारी इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक्वस सॉल्यूशन। हम उन्हीं सॉल्ट्स को जब हम वाटर में लेके करते हैं तब इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंस आता है प्रोडक्ट। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने NaCl मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस की थी शुरू में। अब मैं NaCl को एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूँ, यानी मैं NaCl सोल्यूशन ले रहा हूँ बेसिकली। तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे। तो एक्वस बेसिकली द टर्म डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो एक्वस है। तो अब हमने क्या किया, सिंपल, हमने कोई भी सॉल्ट लिया XYZ, कोई भी आयनिक कंपाउंड था, उसको वाटर के अंदर लेके उसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब हमने उस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब एक्वस सोल्यूशन का कहेगा, चलें वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की टर्म यूज करता है, वो हम बाद में देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आता है। पहले हम सिंपल एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि वाटर का उसे सोल्यूशन लिया और उसमें हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रोलिसिस में चेंज आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह NaCl का हम सोल्यूशन बना लेते हैं। अब ये देखिए सोल्यूशन में लिखा, अब सोल्यूशन इंडिकेट करेगा आपको। अगर मैं लिखता NaCl खाली अकेला, डैट शोज कि ये मोल्टन है। अब जब मैंने लिखा NaCl सोल्यूशन, डैट मीन्स कि इसका वाटर के साथ सोल्यूशन बना हुआ है। तो आपने समझना है कि वो आपसे क्या डिमांड करे। वो आपको बताएगा नहीं कि एक्वस है, वो आपको ये नहीं बताएगा डाइल्यूट है, वो आपको ये नहीं बताएगा कंसंट्रेट है, वो आपको सिर्फ ये कहेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो आपको समझना है कि NaCl सोल्यूशन का मतलब है ये वाटर के आयंस भी इसमें होंगे, ये वाटर भी इसके अंदर मौजूद है, सिंपल NaCl मोल्टन नहीं है। ये बताएं, ये बात क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, तो हम NaCl सोल्यूशन की करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखें वो उसी तरह आपने सेल बनाना है सबसे पहले। इलेक्ट्रोड्स लगाए और नीचे हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हमारे पास है NaCl सॉल्यूशन। बाकी सारी कहानी वही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इलेक्ट्रोड। ये इसको हम एनोड कहते हैं पॉजिटिव वाले को, और इसको हम कैथोड बोलेंगे, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, बाकी सारी बातें वही हैं। नीचे इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सेम। लेकिन अब एक चीज समझनी है आपने इसमें कि NaCl मोल्टन और NaCl एक्वस में डिफरेंस क्या है। देखिए जब NaCl हम मोल्टन लेते थे ना, तो हम NaCl की आयन, जब हम इसको आयनाइज कराते थे तो हम लिखते थे NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सिर्फ ये लिखते थे। हम कहते थे Na की आयन है और Cl की आयन है। अब हमारे पास वाटर भी है, तो अब वाटर के आयंस क्या होते हैं बेटा? एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। अब आपके एक्वस में ये डिफरेंस आ रहा है कि अब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिकली 4 आयंस जनरेट कर रहा है। इधर सोल्यूशन में आपके पास जो आयंस होंगे वो 4 डिफरेंट आयंस होंगे।
जिसमें आप देखें Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, OH है और Cl है। और भी बना देते हैं करके। ये आयंस अब आपके सोल्यूशन में होंगे। ये बात क्लियर है बेटा? यस। Yes, sir. तो देखें डिफरेंस आ रहा है। पहले सिर्फ Na और Cl के आयंस होते थे हमारे पास मोल्टन में। जब एक्वस हम लेते हैं तो अब उसका मतलब वाटर के आयंस भी आएंगे। अब जब वाटर के आयंस आएंगे ना, तो अब टोटल आपके पास सोल्यूशन में हो गए 4 आयंस। हम क्या करते थे मोल्टन में कि हम कहते थे कि जी पॉजिटिव आयन जा रहा है कैथोड पे, नेगेटिव आयन जो कि एनाइन होता है वो एनोड पे मूव करता है, तो नेगेटिव आयन जो आपका एनाइन होता है वो एनोड पे जाता है और उधर जाके रिस्पेक्टिव अपने रिएक्शंस देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। हमने ये पढ़ा था। अब देखें हुआ ये कि आपके एनोड और कैथोड का तो यहाँ पे हो गया काम खराब। बिकॉज अब आपके पास 4 आयन हैं भाई, अब कौन सा आयन जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये हमने डिसाइड करना होता है इसमें। आपको ये याद होना चाहिए कि ये जाएगा एक ही आयन, यानी कि एक ही पॉजिटिव जाएगा, यानी एक ही केटाइन मूव करेगा और एक ही एनाइन मूव करेगा। ये नहीं होंगे दोनों चले जाएं एनोड पे, दोनों चले जाएं कैथोड पे, नहीं, एक ही जाता है। यानी कि केटाइन हो या एनाइन हो, वो आपका एक ही मूव करेगा। केटाइन आपको पता है पॉजिटिव वाला है और एनाइन नेगेटिव आयन आयन है आपके पास, ये एक ही मूव करेगा। अब हमने डिसाइड ये करना होता है कि हमने किसको मूव कराना है। तो उसके लिए आपको इनकी रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए। कैसे कि पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो नेगेटिव आयंस होंगे आपके, एनाइंस आपके सबसे ऊपर, आपके जो रिएक्टिव हैं वो हैं हेलाइड्स। ये कौन से हैं? क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये वाले। ये नंबर 1 है इनका जी। यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैं आपको बताता हूँ रिएक्टिव क्या होता है, किस तरह ये जाता है। नंबर 2 पे आते हैं जी हाइड्रोक्साइड, OH। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, ये उनकी रिएक्टिविटी का है, सल्फेट्स, नाइट्रेट, ये एक्सेट्रा, ये सारे जितने हैं कंपाउंड हैं ये इस नंबर पे आते हैं। केटाइंस पे हैं जी। केटाइंस में जो आपके पास केटाइंस में आपको, आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है बेटा? यस। याद है आपको कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया है? यस। ठीक है। तो उसमें यहाँ पे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज ने पार्टिसिपेट करना है थोड़ा। वो कैसे है कि आपके पास, चले मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले जाएगा कौन सा, फिर आपको मैं उस मेटल की रिएक्टिविटी में लग जाता हूँ। जो नेगेटिव एनाइन होता है ना, जो नेगेटिव आइन होगा, ये हमेशा वो जाएगा जो मोस्ट रिएक्टिव होगा। आपके सॉल्यूशन में आइंस हैं 2। जैसे आपके पास यहाँ पे OH भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, क्लोराइड भी है। तो किस आइन को, कौन सा आइन पहले जाएगा?
जो कि मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो बताएं इसमें से क्लोराइड जाएगा या हाइड्रोक्साइड? क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड आपका मूव करेगा एनोड के ऊपर। बेटा ये बात क्लियर है? यस। yes जी sir, ठीक है। अब आते हैं केटाइंस पे। केटाइंस पे आपने रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपने रिएक्टिविटी सीरीज आपने आ, पढ़ी भी है और याद भी करनी होती है, क्योंकि मेटल्स के डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस और उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये लाजमी करनी होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी आता है बेसिकली वो मेटल रिएक्टिविटी से, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन की प्लेसमेंट भी बनाई हुई है, कार्बन की प्लेसमेंट भी बनाई हुई है, दो नॉन मेटल्स की प्लेसमेंट भी है, अगर आप उसको ध्यान से देखें। बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, लेकिन वो रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाया हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन को। उसका पर्पज है क्योंकि ये हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए कार्बन को यूज करते हैं, या एक्सट्रैक्शन के लिए हम कार्बन को भी यूज करते हैं, तो उसके लिए। और हाइड्रोजन से ऊपर आपने रिएक्शंस करवाने होते हैं मेटल्स के और बिलो वाले मेटल्स के, तो इसलिए वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन और कार्बन की प्लेसमेंट है। तो अब होता यह है कि केटाइन आपका वो जाता है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है। मतलब कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो पॉजिटिव आइंस हैं, कोई भी केटाइंस हैं तो दोनों पॉजिटिव आइंस हैं। एक सोडियम है और एक आपके पास, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं कि एक आपके पास सोडियम आइन आ रहा है और एक आपके पास आ रहा है कॉपर। तो बताएं कौन सा इसमें से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम और कॉपर? sodium. सोडियम। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर के, आपको आइडिया होगा। तो ये सोडियम जो सा है वो नहीं जाएगा, बल्कि इस केस में कॉपर जाएगा क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। तो केटाइन वो जाता है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वो जाएगा जो कि कम रिएक्टिव होगा, और एनाइन वो जाएगा जो कि ज्यादा रिएक्टिव। ऑपोजिट है, आपको सिंपल याद हो जाएगा। और एनाइंस के अंदर तो रोला ही नहीं है। सबसे ऊपर आपके हैलाइड्स आइन होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं, अगर वो होंगे तो वही जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोक्साइड और सब लास्ट वाले सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले दो का ही बस होता है, क्लोराइड जा सकता है या हाइड्रोक्साइड। तो और केटाइंस के अंदर आपके कौन सा जाएगा, जो आपका कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, और जो बाकी हैं वो सोल्यूशन के अंदर आयंस रहेंगे, जो बाकी दो रह जाएंगे। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। अच्छा जी, अब आपने ये रूल पढ़ लिया कि किस आयन ने जाना है किस आयन ने नहीं जाना। तो अब एनोड और कैथोड पे बाकी सारा काम वही है जो हम मोल्टन के साथ करते हैं। एनोड और कैथोड पे हम देखते हैं रिएक्शंस। जी बेटा, एनोड पे फिर कौन सी चीज गई? Chloride ions. क्लोराइड आयंस। और क्लोराइड आयंस की हमने एनोड पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोराइड आयन गया, तो पहली प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी? क्लोरीन गैस, ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, कैथोड पे आते हैं। कैथोड पे कौन सी चीज गई है? Hydrogen. हाइड्रोजन। और कैथोड पे होती है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन गया आयन एक, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, H1 गया,
अब ये आपको पता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भी डायटोमिक होता है, दो लगाने के लिए यहाँ पे दो लगाएंगे और ये दो लगाएंगे। तो ये हाइड्रोजन दोनों अब इस केस में देखें, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस होगी। इनकी आपके पास हाइड्रोजन कलरलेस गैस है तो उसकी बबलिंग ऑफ कलरलेस गैस लिख दें। ऑब्जर्वेशन और वो उस दूसरी तरफ तो आपको नजर आएगी स्पेशल गैस, जो कि कलर होता है वो आपको ऑब्जर्व होगा, तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। तो बेटा ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है। फिर बाकी जो पीछे सोल्यूशन बना है उसका क्या बना वो भी पूछता है। अच्छा देखें, जब ये एक्वस की आएगी ना, वो आपसे कहेगा प्रोडक्ट का बताएं। तो एक्वस में तीन प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी डिफरेंस है। मोल्टन में सिर्फ दो प्रोडक्ट्स आती हैं। जो आपका एक्वस है इसमें तीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तीसरी प्रोडक्ट कौन सी होगी बेटा? Sodium hydroxide. जी, ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस आपके पास तीन प्रोडक्ट्स आती हैं। एक जो एनोड पे होती है, सेकंड वन जो कैथोड पे आएगी, एंड द थर्ड वन वो वाली जो आपके सॉल्यूशन में आयंस पड़े हैं, उनका भी तो कुछ होना है। वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अब इसके इसके अंदर कौन कौन से आयन रह गए? सोडियम का आयन बच गया और हाइड्रोक्साइड का आयन बच गया। देखें ये दो आयन अंदर ही सॉल्यूशन के अंदर है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर है, तो ये Na और OH मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ये थर्ड प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट ये पूछता है वो कि प्रोडक्ट बताएं। सेकंड प्रोडक्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों प्रोडक्ट आएंगी आपके पास। और मुझे बताएं, इससे सॉल्यूशन, नीचे वाले सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा? Alkaline. हाँ, अल्कलाइन हो जाएगा वो। बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है कि वो पूछता है कि जी आपका जो सॉल्यूशन है उस पे उसके पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा या वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और उसमें OH है, तो ये आपके सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर देगा। समझ आइए बेटा? यस सर। सर लेकिन हेलोजन होता है तो फिर वो मतलब बुक्स भी एसिडिक होगा। हेलोजन होगा तो क्या एसिडिक होगा? जैसे जैसे मतलब NaCl है अब, वो हम्म। मतलब उसमें OH नहीं है तो वो एसिडिक NaCl तो सॉल्ट है बेटा। सॉल्ट तो न्यूट्रल होते हैं, CH7। होगा। समझ आइए? यस। हम हम एसिडिक का भी बनाएंगे। क्या है ऊपर क्या? ब्लूबेरी। हम ब्लूबेरी ठीक है। मुझे नहीं खाते मुझे ना। बेटा माइक बंद कर दें। नहीं मुझे वो फ्रेश वाली तो नहीं, नहीं फ्रेश वाली। तो आपके पास ये अल्कलाइन भी होगा। और अभी हम करेंगे कुछ हमारे पास डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस की, तो आपको अंदाजा होगा कि कुछ किसी केस में नीचे एसिड भी बन रहा होगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन नीचे रह जाएगा तो वो बाकी के साथ रिएक्शन करके एसिडिक भी बना सकता है। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा इसमें बताएं, कोई इशू है एक्वस में? No, sir. ठीक है, तो फिर ये अब आप करें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट करेंगे, दिखाएंगे मुझे। आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे, आप सारा कुछ लिखेंगे इसमें, एनोड कैथोड सेल बनाएं और ये इसको कंप्लीट करें जरा।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। यही हम हाइड्रोक्साइड की कैसे लिखेंगे हाफ सेल इक्वेशन? अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा बेटा देखें, इसमें मुझे अच्छा हाइड्रोक्साइड की का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, क्योंकि वो नया शायद आपके लिए हो। देखें आपने डिसाइड कर लिया कि आपके इसमें चार आयंस हैं, ठीक है। एक्वस का है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और कॉपर का है Cu+2, एंड सल्फेट इज SO4-2। तो ये चार आयंस आपने डिसाइड कर लिए। फिर हमने ये देखना था कि इनमें से कौन से आयन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। तो वो भी आप सिंपल है, आपको पता आइडिया हो गया होगा। आपको पता है कि जो नेगेटिव आयन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव जाता है। तो नेगेटिव आयन आपका रूल अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हेलाइड है, फिर हाइड्रोक्साइड है, और फिर सल्फेट्स वगैरह। तो इसमें दो आपके पास नेगेटिव आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स। तो इसमें से आपने हाइड्रोक्साइड को लेकर जाना है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये नहीं जाएगा। सेकंड आपके पास है एच एंड कॉपर। तो इसमें से कौन सा जाएगा बताएं? कॉपर। कॉपर, बिकॉज कॉपर देखें हाइड्रोजन से नीचे तीन चार ही हैं आपने जो याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। बाकी सारे हाइड्रोजन से ऊपर ही होते हैं, और उन केस में हाइड्रोजन नहीं जानना होता है। सिर्फ तीन चार कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मरकरी भी वैसे नीचे ही होता है लेकिन वो आता नहीं है ना। कॉपर का ज्यादातर वो पूछता है, या कभी वो सिल्वर का कह देगा, गोल्ड का भी कभी कभार आ सकता है, या प्लेटिनम। ज्यादातर कॉपर का पूछता है, ठीक है, कॉपर या सिल्वर। तो ये चार आप याद कर लें कि हाइड्रोजन से नीचे सिर्फ चार ही मेटल्स हैं जो कि उससे भी कम रिएक्टिव हैं, जिसमें जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, लीस्ट होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और हाई रिएक्टिव मेटल्स। ये तीन कैटेगरीज होती है ना मेटल्स की। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि नेटिव फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, इसमें कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ये चीजें। तो ये बाकी सारे हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल्स। तो इसमें अब कॉपर मैंने इसलिए दिया था आपको चेक करने के लिए। तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा इसमें, अब कॉपर मूव करेगा, क्योंकि हमारा रूल ये है कि जो आपका पॉजिटिव आयन होता है
वो जाता है जो कि कम रिएक्टिव होता है। तो दो आयंस आपने सिलेक्ट कर लिए। पहले हम कैथोड पे रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एनोड का बताता हूँ। कैथोड पे आपके पास जा रही है कॉपर, ठीक है, पॉजिटिव आइन है, नेगेटिव कैथोड पे जाएगा। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, चार्ज +2 का है, तो कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इसकी ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है, ये रस्ट ब्राउन मेटल डिपॉजिट होगा, ये आपके सिलेबस में है। बेटा ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एनोड पे है। एनोड पे अब आपने हाइड्रोक्साइड को भेजा है, और एनोड पे होती है आपके पास ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, अब ये देखें, एक हाइड्रोक्साइड आयन है, ये एक हाइड्रोक्साइड, वैसे ये आपको जो सा है आपको याद भी अगर कर लें, अगर नहीं समझ आती तो आप इसको याद कर लें। हाइड्रोक्साइड जहां पे भी आएगा यही इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है। इसका ये है कि देखिए एक हाइड्रोक्साइड जो सा है ना आपके पास एक हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास जो चीज देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और साथ आपके, बल्कि दो कर लेते हैं, दो हाइड्रोक्साइड आयन है लेकिन 2 OH है, यानी 2 ऑक्सीजन और 2 H। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, और आपके पास O और एक वाटर बनता है। बेटा समझ आई कैसे बने? ये कितने हैं? क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस। देखें, 2 OH है ना, तो बेसिकली एक OH से कुछ भी नहीं बनता, 2 OH हो तो 2 OH, एक हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो हाइड्रोक्साइड आयन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो, और एक O बनता है, और एक वाटर। देखिए टोटल 4 पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, तो इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? टू फोर लग। लग। OH के साथ 4 लगेगा, तो ये 2 बन जाएगा। अब ये टोटल आपके पास 4 हाइड्रोक्साइड आयन हो गए, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो O2 बनेगा। अब ये बैलेंस करना है आपने, देखें कितने बन रहे हैं, 4 ऑक्सीजन बन रहे हैं और 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा मुझे। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वेशन है आपकी हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुई जिस तरह अभी मैंने बताया, तो आप इसको सिंपल याद रख लें, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जहां पे भी आएगा आपको, आपने यही लिखनी होगी इक्वेशन ये चेंज नहीं होती। तो इसको ऐसे चीज याद कर लें, या आपको अब आइडिया होगा कि कैसे बनता है। दो हाइड्रोक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होती है, उसमें 2 बनाने के लिए हमें 4 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए होते हैं, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और O2 और उसके साथ फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। जी क्लियर है ये बात? सर जब हमने लाइक ओ एच आइंस के साथ 2 लगाया है तो प्रोडक्ट ये भी तो बन सकती है कि H2 और O2। नहीं ना, H2 और O2 नहीं बनती ना। आपके पास जो रिएक्शन होता है उसमें वाटर बन रहा होता है, हम खुद तो डिसाइड नहीं करते ना, हमारा केमिकल रिएक्शन डिसाइड करता है। ओके। हाँ, केमिकल रिएक्शन में जब आप हाइड्रोक्साइड आयन लेके जाते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें जो चीज़ मिलती है वो वाटर और ऑक्सीजन गैस मिल रही होती है। तो फिर हमने उधर से हम इसको बैलेंस करते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन से बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में बन क्या रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन लिखते हैं कि चार, हमें बेसिकली 4 चाहिए होंगे हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपके पास एक ऑक्सीजन और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जी ये क्लियर है बात? यस सर। तो अब यस। आपने एक और चीज की याद रखनी है कि इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या है, वाटर बाय प्रोडक्ट है, ये याद रखना है। हाइड्रोक्साइड आयन की
जो प्रोडक्ट आती है डेट इज ऑक्सीजन। बच्चे गलती कर लेते हैं, ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट, वाटर बाय प्रोडक्ट है। जब भी प्रोडक्ट पूछी जाएगी हाइड्रोक्साइड आयन की, पूछता है इसलिए वो पूछता है कि बच्चे गलती करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन से जो प्रोडक्ट आनी है वो ऑक्सीजन आनी है, वाटर नहीं आना। वाटर तो बाय प्रोडक्ट है जो सोल्यूशन में रहेगा। तो ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, और कॉपर मेटल बनेगा। ऑक्सीजन गैस की बबलिंग होगी या फिजिनेस होगी, बबलिंग लिख लें, फिजिनेस लिख लें, कलरलेस गैस। ऑब्जर्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और आपके पास ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कि कलरलेस लिक्विड आल्सो फॉर्म्ड। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन सिर्फ एनोड और कैथोड की होगी, और उसकी होगी जो तीसरी प्रोडक्ट बन रही है। तीसरी प्रोडक्ट क्या बन रही है इसमें मेन? ऑक्सीजन। नहीं नहीं, एक तो कॉपर बन गई ना, एक ऑक्सीजन बन गया। सल्फ्यूरिक जो बाकी आयंस बच गए थे हमारे पास, वो वो भी तो रिएक्ट करेंगे ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो वो आपकी तीसरी प्रोडक्ट है जो कि आपके सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। जो हमने चेक करना था, जैसे इससे पहले मैंने आपका हाइड्रोक्साइड्स के साथ करवाया, इसलिए मैंने जानबूझ के ये अब एसिड बनवाया ताकि आपको आइडिया हो कि एसिडिक भी बन सकते हैं। तो आपके सॉल्यूशन में बच गए थे H पॉजिटिव एंड सल्फ्यूरिक सल्फेट आयन, जो कि मिलके आपका सल्फ्यूरिक। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, और उसकी पीएच लो हो जाएगी। ठीक है, लो पीएच पे चला जाएगा, बिकॉज वो पूछेगा क्यों, आप कहेंगे कि वो एसिडिक हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पीछे सॉल्यूशन में बन रहे हैं, जो आयंस रह जाते हैं। तो ये आपकी है एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये मोल्टन से डिफरेंट होती है, उसमें सिर्फ कॉपर के और सल्फेट की आयंस होने थे। इसमें हाइड्रोक्साइड की और वाटर के बेसिकली आयंस हैं, एच और ओ एच के, और वो पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं कि ये सारा आपके सामने है। इसमें बताएं कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर। तो ये है आपके पास एक्वस की। इसकी फिर हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे कल। एक्वस सॉल्यूशंस मज़ीद में आपको तीन चार एक्वस सॉल्यूशंस। फिर हम एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की तरफ मूव करेंगे। तो ये ओवरऑल है चैप्टर के अंदर मेन चार ही हैं टॉपिक्स। मोल्टन जो शुरू में हमने किया था, उसके बाद एक्वस, और इसमें बहरहाल एक्वस में मैंने आपको एक चीज़ भी समझानी है जो कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में फ़र्क होता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आपने याद रखना है। और फिर हम आगे मूव करेंगे एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर।